नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूँ दरोगा अड्डा पे। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है, प्लेलिस्ट पूरा है। आज हम बताएं, आप याद करेंगे 8वां चैप्टर। पूरा यूट्यूब में जितना बार हम बोले हैं, 3 बार 4 बार बोल बोल के याद कराने का काम दोस्तों यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए चलिए इसको याद करते हैं। चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का नाम है दोस्तों ब्रिटिश भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन। ब्रिटिश भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन, तो इसको आज हम याद करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, 19वीं सदी का सुधार आंदोलन मुख्यतः था नारी केंद्रित। 19वीं सदी का सुधार आंदोलन मुख्यतः केंद्रित था दोस्तों, मतलब नारी केंद्रित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20वीं सदी में सुधार मुख्यतः किस पर आधारित था? तो निम्न जाति पर। 20वीं सदी में सुधार जो मुख्यतः आधारित था वो निम्न जाति पर था, लेकिन 19वीं सदी में सुधार आंदोलन नारी पर केंद्रित था। लेकिन 20वीं सदी वाला जो था वो निम्न जाति वाला था। ठीक है, उसके सुधार को लेकर था। तीसरा क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत भारत आए प्रचारकों व मिशनरियों ने सामाजिक बुराइयों पर प्रहार करके हिंदू व इस्लाम धर्म की मान्यताओं पर चोट किया। उनके ऐसा करने के पीछे निम्न में कौन सा कारण था? यह कारण को बताना है और इसमें से कौन सही है ये बताना है। तो कहता है कि भारतीय समाज की आधुनिकीकरण करना। दोस्तों बिल्कुल नहीं, भारतीय समाज की आधुनिकीकरण करना इसका बिल्कुल मकसद नहीं था, ये गलत हो जाएगा। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना, ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए खरीदार तैयार करना, ये सही है। उपयोगितावादी विचारधारा का प्रयोग कर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति निष्कृष्टता का भाव पैदा करना, ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होता है, लेकिन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में हुआ। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव थे तारानंद चक्रवर्ती। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव कौन थे? तारानंद चक्रवर्ती। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव तारानंद चक्रवर्ती। अगला है, राजा राम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति की सफलता पर कलकत्ता में एक समारोह कब किया था? तो 1821 में। ठीक है, आप समझिएगा क्या कह रहा है। कहता है राजा राम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति की सफलता पर, राजा राम मोहन राय ने नेपल्स क्रांति की सफलता पर कलकत्ता में एक समारोह किया था, वह था समय 1821 का। ठीक है। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा जाता है, और किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा, राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय की जो समाधि स्थल है वो सबसे पहले तो 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुआ था 1833 में, और उनका समाधि स्थल ब्रिस्टल में है। ठीक है। अच्छा, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोणों का मुख्य आधार कौन सा है? ब्रह्म समाज के सिद्धांत और दृष्टिकोण का मुख्य आधार है दोस्तों तर्क शक्ति, वेद व उपनिषद, ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीति परक शिक्षा, ये सारे के सारे हैं। क्वेश्चन था 9 नंबर की ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोण का मुख्य आधार कौन सा है? तो तर्क शक्ति था, वेद व उपनिषद है, ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीति परक शिक्षा। चलिए अगला है, राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया था? इस्लाम धर्म से। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया? इस्लाम धर्म से। अच्छा, अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म क्रॉनिकल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म क्रॉनिकल का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा, और वह अखबार था मिरातुल अखबार, उसके माध्यम से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया था? राजा राम मोहन राय ने
किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया था? तो संवाद कौमुदी का किया था बांग्ला भाषा में। ठीक है। और उन्हीं का एक और ये लेख लेख है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, वो एकेश्वरवाद उसमें है। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के लिए विरोध के लिए किया था, तो वो पत्रिका था संवाद कौमुदी, जो कि बांग्ला भाषा में था। अच्छा, राजा राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब किया गया? और दोस्तों राजा राम मिरातुल अखबार का प्रकाशन तो राजा राम ने किया, राजा राम मोहन राय ने, लेकिन किस भाषा में? फारसी भाषा में किया था। 1822 में उसका प्रकाशन हुआ। मिरातुल अखबार का प्रकाशन 1822 में हुआ और फारसी भाषा में किया गया। इस चीज को याद रखेंगे। अगला है कलकत्ता यूने यूनिटेरियन कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। कब? 1823 में। अगला है दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिया था? राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिया है? तो वह था तोहफात उल मुआब्दीन। ठीक है। मतलब एकेश्वरवादियों का उपहार इसको बोल सकते हैं। कहता है कि राजा राम मोहन राय ने अपने किस पत्रिका में एकेश्वरवाद के पक्ष में विवेकपूर्ण तर्क दिया है? तो तोहफात उल मुआब्दीन में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्रह्म समाज का निम्न में कौन सा संस्थापक नहीं है? तो केशव चंद्र सेन दोस्तों, ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है। केशव चंद्र सेन जो है वो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है, लेकिन साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापकों में यहाँ पे है विश्वनाथ शास्त्री। ठीक है, विश्वनाथ शास्त्री है दोस्तों। साधारण ब्रह्म समाज के स्थापना में विश्वनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली है। लेकिन ये जो केशव चंद्र सेन है वो भारतीय ब्रह्म समाज के हैं, लेकिन साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक में विश्वनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली है। आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो रहा होगा दोस्तों। कहता है केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाद अधिनियम 1872 का केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाद अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु 13 वर्ष की पुत्री का विवाह कहाँ के राजा से कर दिया? कूच बिहार के राजा से। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाद अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्प आयु 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कहाँ के राजा से कर दिया? कूच बिहार के राजा से कर दिया था। ठीक है, तब जाके वो बट गया दो भागों में। निम्नलिखित में कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में शामिल था? निम्न में कौन दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में शामिल था? वह हो जाएगा दोस्तों दक्कन, यहाँ पे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में है बाल गंगाधर तिलक, महादेव बालाजी नाम जोशी, विष्णु शास्त्री विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, गोपाल गणेश अगरकर और ईश्वरचंद विद्यासागर। एक बार फिर से ध्यान देंगे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में कौन कौन शामिल है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में होता है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में होता है, और इसमें संस्था और इसका जो स्थापना है वो किन किन लोगों के माध्यम से होता है? वह है बाल गंगाधर तिलक, महादेव बल्लाल नाम जोशी, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, गोपाल गणेश आगरकर, ईश्वरचंद विद्यासागर। एक बार फिर से देखेंगे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक में शामिल है बाल गंगाधर तिलक, महादेव बल्लाल नाम जोशी, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, गोपाल गणेश अगरकर और ईश्वरचंद विद्यासागर। ये सारे के सारे इसमें शामिल है। अगला है महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद राणा के द्वारा किया गया। कहता है महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया। इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा
मतलब एमजी रानडे के द्वारा किया गया। अच्छा, सुबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया? सुबोधिनी, सुबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो वो प्रार्थना समाज के द्वारा। सुबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दलित उद्धार मिशन, दलित उद्धार मिशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो प्रार्थना समाज। दलित उद्धार मिशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वो हो जाएगा प्रार्थना समाज। दलित उद्धार मिशन नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित किया गया? हुआ था प्रार्थना समाज के द्वारा। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहता है दोस्तों कि आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर, उसको खोजने की बात कर रहा है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे कहता है कि आर्य समाज के संदर्भ में जो कुछ लिखा गया है उसमें से कौन सही है उसको खोजना है। तो आर्य समाज के संदर्भ में पहला है 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में ही स्थापित किया गया था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? लाहौर में। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। यहाँ पे तीसरा कहता है कि आर्य समाज ने वेदों और पुराणों को प्रामाणिकता को अस्वीकारा था। ये गलत है, बिल्कुल स्वीकारा था। और ये यहाँ पे कहता है कि समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया। बिल्कुल नहीं, समाज ने दोस्तों वर्ण व्यवस्था नहीं, कर्म व्यवस्था को मान्यता दिया। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर कहता है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय ने किस कार्यकाल या समयावधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने 1804 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1804 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने का काम किया। अच्छा, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में कहाँ किया गया? तो कहता है दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना मुंबई में कहाँ किया गया? तो मणिक चंद्र वाटिका में। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में कहाँ किया गया? मणिक चंद्र वाटिका में। दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना बम्बई में कहाँ किया गया? मणिक चंद्र वाटिका में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दिए गए कथन पर विचार करें, सतत कथन की पहचान माने सत्य कथन की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पे कहता है कि सन 1886 में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया था। बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दोस्तों 1886 में स्वामी श्रद्धानंद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये जो करके रखा है कि 1886 में स्वामी श्रद्धानंद नहीं होगा, लाला हंसराज ने। 1886 में लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करने का काम किया है। तो 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल किसने स्थापित किया? लाला हंसराज ने। अच्छा, 1902 में हरिद्वार के निकट कांगरी नामक स्थान पर लाला हंसराज ने गुरुकुल कांगरी की स्थापना की। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे हंसराज नहीं, श्रद्धानंद होगा। कहता है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहला पहला क्या है कि 1886 में लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किया ना, लेकिन 1902 में हरिद्वार के निकट कांगरी नामक स्थान पर श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगरी की स्थापना किया। हरिद्वार में है गुरुकुल कांगरी। ठीक है, गुरुकुल कांगरी दोस्तों हरिद्वार में है, तो उसका स्थापना श्रद्धानंद ने किए थे 1902 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला कहता है
कि दयानंद एंग्लो वैदिक मतलब डीएवी की स्थापना 1886 में कहाँ किया गया? तो सब ये तो किया गया लाहौर में, लेकिन किसके द्वारा? लाला हंसराज के द्वारा। दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना तो 1886 में होता है, कहाँ? लाहौर में। किसके द्वारा? लाला हंसराज के द्वारा। अच्छा, हेनरी विवियन डेरेजियो निम्न में से किस घटना से अत्यधिक प्रभावित था? हेनरी विवियन डेरेजियो किस घटना से अत्यधिक प्रभावित थे? ये हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, देखिए, आधुनिक भारत का फर्स्ट कवि कहते हैं हेनरी विवियन डेरेजियो को। ये बात क्लियर हुआ। आधुनिक भारत का पहला कवि कहते हैं हेनरी विवियन डेरेजियो को। ठीक है, और ये किस घटना से अत्यधिक प्रभावित थे? फ्रांसीसी क्रांति से। और यहाँ पे यंग बंगाल की भी इन्होंने स्थापना किया था हेनरी बिपिन डिरेजियो ने 1826 में। हेनरी बिपिन डिरेजियो ने यंग बंगाल की स्थापना किया 1826 में। प्रेस की स्वतंत्रता किया, किसानों की जमींदारों की शोषण से बचाना, ये सारे काम इन्होंने हेनरी बिपिन डिरेजियो ने किया है। अगला है, निम्न में कौन डिरेजियो के प्रमुख शिष्यों में शामिल थे? हेनरी बिपिन डिरेजियो के प्रमुख शिष्य थे दोस्तों राम शरण बनर्जी। राम शरण बनर्जी। तो हेनरी विवियन डेरेजियो के प्रमुख शिष्य में शामिल थे राम शरण बनर्जी। इसको ध्यान देंगे। अगला है, हेनरी विवियन डेरेजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। हेनरी विवियन डेरेजियो को किसने हेनरी विवियन डेरेजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता की संज्ञा दिया है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अच्छा, किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? तो हेनरी विवियन डेरेजियो को। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहते हैं? हेनरी विवियन डेरेजियो को। इसको ध्यान देंगे। अगला है दोस्तों कि विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ किया गया था? विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों बारानगर पश्चिम बंगाल में किया गया था 1897 को। ठीक है, चलिए, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, लेकिन विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट्स है, इसको देख लेते हैं। चलिए, नोट्स को छोड़िए, अगला ध्यान देंगे 32 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने निम्न में से किसको आधार बनाकर विश्व को मानव मूल्यों को शिक्षा दिया? स्वामी विवेकानंद ने निम्न में से किसको आधार बनाकर विश्व को मानव मूल्य की शिक्षा दिया? तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की शिक्षा दिया, उपनिषद का शिक्षा दिया विवेकानंद ने, गीता दर्शन दिया, बुद्ध के उपदेश, यीशु के उपदेश और पुराण, ये सारे चीजों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने मानव मूल्यों की शिक्षा दिया, इसी को आधार बनाकर दिया। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। देखिए, विवेकानंद जो है उनका जन्म दोस्तों ध्यान देंगे, जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। ठीक है, विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ। बचपन का नाम इनका था नरेंद्र नाथ दत्त। पिता थे विश्वनाथ दत्त। माता थे भुवनेश्वरी देवी। माता भुवनेश्वरी देवी। गुरु थे इनके रामकृष्ण परमहंस। और मृत्यु हो गया जुलाई 1902 में। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा विवेकानंद के बारे में। जन्म इनका हुआ है 12 जनवरी 1863 में बंगाल में। बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। गुरु इनके रामकृष्ण परमहंस। मृत्यु हो गया था जुलाई 1902 में। अगला देखेंगे, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया? तो महाराज खेत्री अजीत सिंह। ठीक है, महाराज खेत्री, और महाराज खेत्री के राजा अजीत सिंह थे।
देखिए, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया? तो महाराज खेतरी के। ठीक है, तो महाराज खेतरी के महाराज कौन थे? अजीत सिंह। अच्छा, विवेकानंद ने 1896 में कहाँ वेदांत सोसाइटी का गठन किया था? न्यूयॉर्क में। विवेकानंद ने 1896 में कहाँ वेदांत सोसाइटी का गठन किया था? न्यूयॉर्क में। विवेकानंद ने 1896 में कहाँ वेदांत सोसाइटी का गठन किया था? तो वो था न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है उसको खोजना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे। विवेकानंद की शिष्या का नाम मार्गरेट नोबल, सिस्टर निवेदिता जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही। विवेकानंद की शिष्या थी, उसका नाम था मार्गरेट नोबल। विवेकानंद की शिष्या का नाम था मार्गरेट नोबल, और जिसको सिस्टर निवेदिता कहा जाता है। यहाँ पे कहता है दोस्तों, विवेकानंद यहाँ हट जाएगा। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्षिणेश्वर संत के नाम से किसको जाना जाता है? रामकृष्ण परमहंस को। अच्छा, यहाँ पे कहता है दोस्तों कि ये कट जाएगा, सुनिए मर्जी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के अत्याधुनिक पिता कहा। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। बिल्कुल सही बात है, जो कि यहाँ पे गलत हो गया था। आगे है, स्वामी विवेकानंद ने पत्रिका प्रबुद्ध भारत का प्रकाशन किस भाषा में किया है? स्वामी, देखिए, प्रबुद्ध भारत के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। और प्रबुद्ध भारत जो है किस भाषा में लिखा गया है? वह लिखा गया है अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, प्रबुद्ध भारत कौन लिखा है? स्वामी विवेकानंद। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अगला है कि निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कितना है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, कहता है निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करें। इसमें तीन ही स्टेटमेंट है। कहता है एनी बेसेंट ने 1889 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट 1889 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, एकदम सही है। तो एनी बेसेंट इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी? तो 1889 में। दूसरा है, थियोसॉफी की शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। बिल्कुल सही। थियोसॉफी का जो शाब्दिक अर्थ है वह ब्रह्म विद्या ही होता है। तो थियोसॉफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? थियोसॉफी का ब्रह्म विद्या। अच्छा, थियोसॉफिक सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती है। थियोसॉफिक सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि थियोसॉफिक सोसाइटी जो है वो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मान्यता देता है। अगला है, सर सैयद अहमद खां की मुख्य पत्रिका तहजीब उल अखलात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, तहजीब उल अखलात ये एक पत्रिका है और इसके लेखक है सर सैयद अहमद खां। तहजीब उल अखलात के लेखक कौन है? सर सैयद अहमद खां। और इसका अर्थ होता है सभ्यता और नैतिकता। ठीक है, तो तहजीब उल अखलात का शाब्दिक अर्थ हुआ सभ्यता और नैतिकता। इसको ध्यान देंगे। अगला है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना के विरोध में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया। कांग्रेस की स्थापना के विरोध में कांग्रेस की स्थापना के विरोध में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया। बनारस के राजा का नाम क्या था? शिव प्रसाद सिंह। कहता है कि कांग्रेस की स्थापना जब हुआ ना, उसके विरोध में सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा ने दोनों ने मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किया। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खां और बनारस के राजा।
तो ही बोल रहा है कि बनारस के जो राजा है उनका नाम क्या था, शिव प्रसाद सिंह नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है उसको खोजना है। तो कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में प्रबल आंदोलन था। देखिए समझिएगा दोस्तों यहाँ पे कहता है कि अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में नहीं, समर्थन में एक प्रबल आंदोलन था। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में एक आंदोलन था। अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के समर्थन में आंदोलन था। दूसरा है कि 1864 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी टू हिंदी व उर्दू, एक बार देखिए दोस्तों फिर से, 1864 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने हिंदी व उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिल्कुल गलत है, अंग्रेजी का हिंदी में व उर्दू का। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 1864 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने, देखिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, सर सैयद अहमद खान। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया। तो उन्होंने यहाँ जो लिखा है कि उर्दू व, इसको हटा दीजिए, उर्दू व इसका नहीं होगा। देखिए सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी ने अंग्रेजी का हिंदी व उर्दू में जो है वो किया, अनुवाद किया। ठीक है, अंग्रेजी का जो अंग्रेजी था ना उसको हिंदी और उर्दू में अनुवाद करने का काम किया। तीसरा है सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा। ये बात बिल्कुल सही है, सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखा था। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखने का काम किया। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसने स्वयं को मोहम्मद साहब के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया था। किसने स्वयं को मोहम्मद शाह के बाद एक और पैगंबर व कृष्ण का अवतार बताया, वह था गुलाम अहमद। गुलाम अहमद ने सबसे पहले, देखिए कहता है कि किसने स्वयं को मोहम्मद शाह के बाद, सबसे पहले तो मोहम्मद शाह जो है अपने आप को पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताया, लेकिन उसके बाद जो है गुलाम अहमद ने भी यही बात बताया कि हम जो है मोहम्मद शाह और पैगंबर और कृष्ण के अवतार हैं। कौन कहा था, गुलाम अहमद। अगला क्वेश्चन, निम्न कथन पर विचार की करे और असत्य कथन की खोज करे, माने जो गलत है उसको खोजना है। तो देखिए सबसे पहले अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कादियान नामक स्थान से किया गया। बिल्कुल सही है, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत जो है दोस्तों, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कादियान नामक स्थान से ही किया गया है। अच्छा, अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। बिल्कुल, अहमदिया आंदोलन ने दोस्तों जिहाद का विरोध किया। ठीक है, तो पहला क्या देखे, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब के कादियान नामक स्थान पर हुआ और अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया। अच्छा, गुलाम अहमद ने अपनी पुस्तक बहरीन ए अहमदिया, तो सबसे पहले इसको याद किए कि बहरीन ए अहमदिया कौन लिखा है, तो गुलाम अहमद। बहरीन ए अहमदिया किसने लिखा है, गुलाम अहमद। बहरीन ए अहमदिया किसने लिखा है, गुलाम अहमद। तो बहरीन ए अहमदिया जो गुलाम अहमद ने लिखे हैं में अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों का व्याख्या किया गया है। बिल्कुल सही है, तो बहरीन अहमदिया किसने लिखा है, गुलाम अहमद ने। ये तीनों का तीनों सही है, लेकिन चौथा क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन को प्रवर्तन सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने किया। बिल्कुल नहीं, अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तन सबसे पहले जो है दोस्तों वो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, इसको याद रखिएगा। अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तन सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तन सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद ने किया, इस चीज को आप याद रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न कथन में से असत कथन को पहचान करें, मैंने गलत कथन को खोजना है। कहता है कि सैयद अहमद राय बरेली, सैयद अहमद राय बरेली बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सैयद अहमद जो राय बरेली बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये बात तो दोस्तों बिल्कुल सही है।
सैयद अहमद राय बरेली बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ये बात बिल्कुल सही है। बहावी आंदोलन का उद्देश्य देश को दारुल इस्लाम से दारुल हर्ब में बदलना था, बिल्कुल गलत है दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे। बहावी आंदोलन का उद्देश्य दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना था, मतलब दारुल हर्ब को दारुल, काफिरों को देश को इस्लाम का मतलब इस्लाम में बदलना था, यही कहने का मतलब है। तो बहावी आंदोलन का उद्देश्य बहावी आंदोलन का उद्देश्य जो है, सबसे पहले सैयद अहमद राय बरेली, यहाँ एक नंबर देखिए, सैयद अहमद राय बरेली बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, बिल्कुल सही। लेकिन बहावी आंदोलन का उद्देश्य दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना था। दारुल पहले हर्ब आएगा, उसके बाद इस्लाम आएगा, तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना था, यही गलत था, तो इसको सही समझ में आ गया। अच्छा, इस आंदोलन के प्रमुख शक्ति केंद्र पटना था, बिल्कुल सही। ये बहावी आंदोलन है, इसका प्रमुख केंद्र पटना था। ठीक है, अब डी नंबर देखेंगे। कहता है कि इस आंदोलन में सांप्रदायिक छवि विद्वान थी, बिल्कुल बिल्कुल इसमें था। अब यहाँ देखिए, अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था, और इसमें क्या था, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया, कांग्रेस का विरोध किया गया और अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया गया। ठीक है, यहाँ पे सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ आंदोलन चलाए थे, वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और कांग्रेस का विरोध किए थे। ठीक है, साथ ही साथ 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया गया, और 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना, मतलब मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एएमयू की स्थापना किया गया, ये भी आप ध्यान रखेंगे 1920 में। अगला है दोस्तों, ध्यान देंगे, कहता है कि निम्नलिखित में असत कथन की पहचान करें जो गलत है। तो कहता है कि देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का समर्थन किया, यही समर्थन, यही गलत हो जाएगा, समर्थन नहीं होगा, विरोध किया। देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया, देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया, देवबंद आंदोलन ने अलीगढ़ आंदोलन का दोस्तों विरोध करने का काम किया। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया, बिल्कुल। देखिए, देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया, तो देवबंद आंदोलन कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया, बिल्कुल सही, क्योंकि जो अलीगढ़ आंदोलन था वो कांग्रेस का विरोध किया था, इसीलिए। अच्छा, देवबंद आंदोलन का उद्देश्य विदेशी शासकों के प्रति जिहाद की भावना को जीवित रखना था, बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य विदेशी शासकों के प्रति जिहाद की भावना को जीवित रखना था, ये बात बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन का उद्देश्य विदेशी शासकों के प्रति जिहाद की भावना को जीवित रखना था। अच्छा, देवबंद आंदोलन ने इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के विरुद्ध फतवा जारी किया, देवबंद आंदोलन ने इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के विरुद्ध फतवा जारी किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, वह संगठन जिसने प्रथम बार अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय खोला, निम्न में कौन था? तो वह था सत्यशोधक समाज। वह संगठन जिसने प्रथम बार अस्पृश्य वर्ग के लिए स्कूल खुलवाए तथा नारी शिक्षा के लिए पूना में एक कन्या विद्यालय खोला, निम्न में कौन था? तो सत्यशोधक समाज था, जो कि 1873 में स्थापित हुआ था ज्योतिबा फूले के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। अगला देखेंगे, पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किस नाम से किया? सच्ची रामायण। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किस नाम से किया? तो सच्ची रामायण। पेरियार ने तमिल भाषा में रामायण की रचना किस नाम से किया? सच्ची रामायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित किया गया है, पत्रिका है। 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? वो मराठी भाषा में। ठीक है,
1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक नामक साहित्य पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? मराठी भाषा में किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है उसको खोजना है। कहता है कि 1927 में समाज समता संघ का गठन बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया। ये बात दोस्तों बिल्कुल ही सही है। ठीक है, समझिएगा। कहता है कि 1927 में समाज समता संघ का गठन 1927 में समाज समता संघ का गठन बी आर अम्बेडकर द्वारा किया गया। ये बात बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में किया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में किया गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन 1936 में किया गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना दोस्तों 1932 में नहीं 1942 में किया गया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में किया गया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में किया गया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में किया गया। अच्छा, बी आर अम्बेडकर ने 1930 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया। बी आर अम्बेडकर ने 1930 में राजनीति में प्रवेश किया। ये बात बिल्कुल सही है। बी आर अम्बेडकर ने 1930 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने का काम किया। अगला है 49 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा असत्य है वही खोजना है। तो कहता है कि वायकम सत्याग्रह एक गांधीवादी आंदोलन था। बिल्कुल सही है। वायकम सत्याग्रह एक गांधीवादी आंदोलन था। वायकम सत्याग्रह एक गांधीवादी आंदोलन था। ये बात बिल्कुल सही है। वायकम सत्याग्रह एझवा वर्ग के उत्थान की बात करता था। वायकम सत्याग्रह एझवा वर्ग के उत्थान की बात करता था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो वायकम सत्याग्रह एझवा वर्ग के उत्थान की बात करता था। यह आंदोलन दोस्तों तमिलनाडु के क्षेत्र में नहीं, गलत है। ये जो वायकम सत्याग्रह है दोस्तों, यह तमिलनाडु में नहीं केरल के क्षेत्रों में देखने को मिला। वायकम सत्याग्रह केरल के क्षेत्रों में देखने को मिला था। वायकम सत्याग्रह केरल के क्षेत्रों में देखने को मिला। सन 1925 में आंदोलनकारियों का त्रावणकोर की महारानी में से मंदिर प्रवेश के बारे में समझौता गांधी जी की मध्यस्थता में हुआ। कहता है कि 1925 में आंदोलनकारियों का 1925 में आंदोलनकारियों का त्रावणकोर की महारानी से मंदिर प्रवेश के बारे में समझौता गांधी जी की मध्यस्थता में हुआ। ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है, इसको ध्यान रखेंगे। कहता है 50 नंबर की किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति ओरू माथम ओरू दैवम मनुष्यानु का नारा दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने। किसने मानव जाति के लिए ओरू जाति ओरू माथम ओरू दैवम मनुष्यानु का नारा दिया था? वह था श्री नारायण गुरु। याद रखिएगा, ओरू जाति ओरू माथम ओरू देवम मनुष्यानु का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु। अच्छा, आत्मसम्मान आंदोलन जो है यह राजा स्वामी नायकर पेरियार ने दिया था। चलिए, ये 50 था। अब 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहता है कि वायकम सत्याग्रह के मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश को लेकर समर्थन देने वाले नंबूदरी माने उच्च ब्राह्मण के संगठन का नाम क्या था दोस्तों? यांगतेम सभा। कहता है कि वायकम सत्याग्रह के मंदिरों में निम्न वर्ग के प्रवेश को लेकर समर्थन देने वाले नंबूदरी माने उच्च ब्राह्मण के संगठन का नाम था यांगतेम सभा। अच्छा, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया? तो सरला देवी चौधरानी। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 में इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया? सरला देवी चौधरानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार। सन 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया? मंदिरों में भ्रष्टाचार।
सन 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया? मंदिरों में भ्रष्टाचार। सन 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया? मंदिरों में भ्रष्टाचार। द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी है? पंडित रामाबाई सरस्वती। द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी है? पंडिता रामाबाई सरस्वती। द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी है? पंडिता रमाबाई सरस्वती। द हाई कास्ट हिंदू वुमन नामक पुस्तक किसने लिखी है? पंडिता रमाबाई सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, सन 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह हो जाएगा फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे। फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे। फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे। कहता है कि सन 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला संघ का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे। दोस्तों आप लोग सोइए मत, नींद को तोड़िए और याद कीजिए, नहीं तो याद करने वाला बहुत लोग है, याद करके बैठा हुआ है, इस चीज को भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला है पारसी धर्म में यहाँ पे दोस्तों कि पारसी धर्म में शव की अंत्येष्टि किस प्रकार से की जाती है? तो शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाए। पारसी धर्म में शव की जो अंत्येष्टि है वह किस प्रकार किया जाता है? शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर रख दिया जाता है ताकि चील कौवा उसको खा जाए, चील गिद्ध। अगला है, निम्न कथन पर विचार करना है और सही को चुनना है। बाबा दयालदास नामधारी आंदोलन तथा बाबा राम सिंह द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये गलत है। बाबा दयाल दास द्वारा, बाबा दयाल दास जो है ना वो निरंकारी, यहाँ पे देखिए उल्टा दे दिया है, बाबा दयाल दास निरंकारी आंदोलन चलाए और बाबा राम सिंह जो है वह नामधारी आंदोलन चलाया था, ठीक है। सन 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये बात सही है। 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करना है और सत्य कथन की खोज करना है, ठीक है, ध्यान देंगे। कहता है कि नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के अनुसार लड़कियों व लड़कों के विवाह की उम्र, तो लड़की का उम्र 14 साल और लड़का का 18 साल था। लड़की का 14 साल और लड़का का 18 साल था, ठीक है। अच्छा, सम्मति आयु अधिनियम 1891, सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लड़की के विवाह का न्यूनतम आयु 14 साल नहीं 12 साल था, ठीक है, ये बात यहाँ पे होगा। नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था? लड़की का उम्र 14 साल था और लड़का का 18 साल। सम्मति आयु अधिनियम 1891, सम्मति आयु अधिनियम 1891 में लड़की का उम्र 12 साल कर दिया गया। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह की न्यूनतम लड़की का जो है दोस्तों 14 साल तो सही था, लेकिन लड़का का 18 साल हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। शारदा एक्ट 1929 के तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़की का हो जाएगा 14 साल, लड़की का 14 साल और लड़का का 18 साल, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक है। तीनों का तीनों आपको हम याद करवा दिए। देखिए कहता है सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति, यहाँ देखेंगे सम्मति आयु अधिनियम 1891 का विरोध किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का विरोध किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, वीडो मैरिज एक्ट सोसाइटी, वीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना, वीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री द्वारा कब किया गया? 1850 में। कहता है वीडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना विष्णु परशुराम शास्त्री द्वारा कब किया गया? 1850 को। यहाँ पे देखिएगा ठगी प्रथा, ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा चलाया गया था। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किया गया।
शिशुवध को खत्म किया गया जॉन सोर के द्वारा और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है, तो ठगी प्रथा का अंत हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, और सहायता किया था कर्नल कर्नल सलीमैन 1830 में। ठीक है, तो ठगी प्रथा को पहले क्लियर करो। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको खत्म किया गया और इसमें सहायता किया था कर्नल सलीमैन ने। शिशुवध का जो खात्मा हुआ, शिशुवध प्रथा को समाप्त किया गया जॉन सोर और लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। अच्छा, नरबली प्रथा को दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा खत्म किया गया। नरबली प्रथा को लॉर्ड हार्डिंग, नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग और दास प्रथा को लॉर्ड एलन बरो के द्वारा, दास प्रथा को लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। एक बार फिर से देखेंगे। ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक और सहायता किया था कर्नल स्लीमैन। शिशुवध को जॉन सोर और लॉर्ड वेलेजली। नरबली प्रथा को लॉर्ड एलन बर्रो और दास प्रथा को दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा खत्म किया गया। इसको याद रखिएगा। नरबली प्रथा दोस्तों खोंड जनजाति में देखने को मिलता था। 62 नंबर क्वेश्चन है, राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? राधा स्वामी तो तुलसीराम। राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक तुलसीराम। राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक तुलसीराम थे। और राधा कामदेव धर्म सभा, तो देखिए राधा स्वामी आंदोलन के प्रवर्तक तुलसीराम थे। अच्छा, एंग्लो इंडिया हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? हेनरी विवियन डेरोजियो। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किया गया हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। इसको याद रखेंगे। अब मिलान करना है दोस्तों, थोड़ा सा देखते हैं। 65 नंबर है। यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ देखिएगा, गोरक्षणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। गोरक्षणी सभा का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। अ, क्या है? गो हत्या विरोधी समिति तो बाल गंगाधर तिलक। और गोरक्षा संघ महात्मा गांधी। ये ना है, एक सेकंड रुकिएगा। 3 2 1 ही है ना? हाँ, 3 2 1 है। देखिए समझ, एक बार फिर से दोस्तों अच्छे से याद करके चलेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। गोरक्षणी सभा जो है दोस्तों, गोरक्षणी सभा के स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। गोरक्षणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। गोहत्या विरोधी समिति का गठन बाल गंगाधर तिलक। गोहत्या विरोधी समिति बाल गंगाधर तिलक। गोहत्या विरोधी समिति बाल गंगाधर तिलक। और गोरक्षा संघ जो हो जाएगा वो गोरक्षा संघ महात्मा गांधी के द्वारा। इसको याद रखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम बार अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में प्रथम बार अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किसने इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था? हाँ? अ, इकलाब, इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था तो इकबाल किया था। ध्यान दीजिएगा। प्रथम बार अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में किसने इनकलाब का प्रयोग किया था? तो इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने। चलिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने और कब किया था? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात इकबाल ने किया था 1930 में। सबसे पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किया था इकबाल ने 1930 में किया था। इसको याद रखेंगे। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दार उल उलूम। इसके स्थापना किया था मौलाना हुसैन अहमद ने। दार उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद। दार उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद। दार उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद। अच्छा, नवदा उल उलमा मौलाना सिबली। नवदा उल उलमा मौलाना सिब्दी। मौलाना उल उलमा मौलाना उल उलमा। नवदा उल उलमा को किसने स्थापित किया है? मौलाना सिबली ने। नवदा उल उलमा को मौलाना सिब्दी ने। अच्छा, अहल ए हदीस वो मौलवी अहमदुल्ला चक्रावल्ली। अहल ए हदीस की स्थापना किया था मौलवी अहदुल्ला चक्रावल्ली। अहल ए हदीस की स्थापना किया था मौलवी अब्दुल्ला चक्रवल्ली। नहीं दोस्तों, ये गलत है, माफी चाहते हैं। देखिए, अहल ए हदीस की जो स्थापना है ना, मौलाना सईद नाजिर हुसैन ने किया था।
अहल ए हदीस की स्थापना किया था दोस्तों मौलाना सईद नाजिर हुसैन। अच्छा, अहल ए कुरान की स्थापना मौलवी अब्दुल्ला चक्रावल्ली ने किया था। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। दार उल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद, दार उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद। नब्दा उल उलमा की स्थापना मौलाना शिबली, नब्दा उल उलमा की स्थापना मौलाना शिबली। अहल ए हदीस की स्थापना मौलाना सईद नाजिर हुसैन, अहल ए हदीस की स्थापना मौलाना सईद नाजिर हुसैन। अहल ए कुरान की स्थापना मौलवी अहमदुल्ला चक्रवर्ती ने किया था दोस्तों। अगला है दोस्तों, अगला है 69 नंबर की। बहुजन समाज आंदोलन का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज आंदोलन का संस्थापक शंकर राव जाधव। बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक था शंकर राव जाधव। बहुजन समाज आंदोलन के संस्थापक शंकर राव जाधव। किस आंदोलन ने संस्थाप किस आंदोलन के संस्थापकों द्वारा कुदी अरासू नामक ग्रंथ लिखा गया था? किस आंदोलन के संस्थापक के द्वारा किस आंदोलन के संस्थापकों के द्वारा कुदी अरासू नामक ग्रंथ लिखा गया था? बायकुम सत्याग्रह। किस आंदोलन के संस्थापक द्वारा कुदी अरासू नामक ग्रंथ लिखा गया था? बायकुम सत्याग्रह के द्वारा। अगला है भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो दोस्तों, सहमति की आयु पर और दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन पर। ठीक है, कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो सहमति की आयु पर और दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन पर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कहता है कि कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय ने किया था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय ने किया। अच्छा, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना 1868 में केशव चंद्र सेन ने किया। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना 1868 में केशव चंद्र सेन ने किया। अच्छा, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन ने ही किया था। तो सबसे पहले कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय ने। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना 1868 में केशव चंद्र सेन ने किया था। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना 1868 में केशव चंद्र सेन ने किया था। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र सेन ने ही किया था। ठीक है, चलिए ये था आपका 72-73 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़ों वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन। महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़ों वर्ग के उत्थान के लिए आंदोलन सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आंदोलन सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़ा वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, ब्रह्म समाज के बारे में कहता है कौन सा कथन सही है? तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अच्छा, दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। ये बात भी बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दोनों सही है। अच्छा, ब्रह्म समाज ने इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया तथा वेद त्रुटिहीन है। दोस्तों ये गलत है, छोड़िए। चलिए 75 नंबर। ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फूले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। ज्योतिबा फूले दोस्तों संबंधित है जाति विरोधी आंदोलन से।
अच्छा चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो राधा स्वामी सत्संग आगरा में हुआ, राधा स्वामी सत्संग आगरा में हुआ, ठीक है दोस्तों। राधा स्वामी सत्संग कहाँ हुआ? आगरा में। अच्छा, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में, भारत धर्म महामंडल कहाँ है? हरिद्वार में। देखिए राधा स्वामी सत्संग कहाँ होता है? आगरा में। भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में होता है। भारत धर्म महामंडल कहाँ होता है? हरिद्वार में। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है। देव समाज लाहौर में, देव समाज लाहौर में, देव समाज लाहौर में हुआ, ठीक है। अगला है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो वो हो जाएगा ज्योतिबा फुले। 78 नंबर का ये क्या चीज है, इतना बड़ा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डीके कर्वे के बारे में है कि सचिव विडो री मैरिज एक्ट के, विडो री मैरिज एक्ट के सचिव डीके कर्वे थे, ये याद हो गया। विडो री मैरिज एसोसिएशन के सचिव कौन थे? डीके कर्वे। विडो री मैरिज एसोसिएशन के जो सचिव थे दोस्तों वो डीके कर्वे थे, ठीक है। चलिए दूसरा देखेंगे यहाँ पे, एक सेकंड दो एक चार एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। तो यहाँ पे कहता है दोस्तों कि डीके कार्वे जो है वो कौन थे? तो विडो री मैरिज एसोसिएशन के सचिव थे, ठीक है। अब है डी जे ई डी बेथुन, जे ई डी बेथुन, जे डी ई बेथुन, तो ये कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे जे ई डी बेथुन, जे ई डी बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किसने किया था? एक बार दोनों को फिर से याद करते हैं, देखिए। विडो री मैरिज एसोसिएशन के जो सचिव थे ना वो डीके कार्वे थे। अच्छा, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना जेईडी बेथुन ने किया था। दो को याद हो गया। चलिए आइए इधर, घबराना नहीं है दोस्तों, हम भी स्टूडेंट ही हैं। अब कहता है कि यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कहता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करता है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रचारक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्रचारक थे। क्लियर हुआ? अच्छा, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था किसने? बीएम मालावारी। बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष को प्रारंभ किया था बीएम मालावारी, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष को शुरू किया था बीएम मालावारी ने, ठीक है। तो इतना बात है। 79 नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। और इसकी स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना दोस्तों 1784 में स्थापना किया गया था, किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा। अच्छा, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1872 में, जिसमें लड़का का उम्र 18 साल और लड़की का 14 साल था। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 के, किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम को घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय। कहता है 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध करने का काम किया। अगला है दोस्तों कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़की व लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित किया गया? तो शारदा एक्ट में दोस्तों लड़की का 14 साल और लड़का का 18 साल निर्धारित किया गया था शारदा में, ये आप पीछे भी देखे हैं। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ
रिलीजन्स की में भाग लिया था 1893 में। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस में भाग लिया था 1893 में। दोस्तों अगला है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? दोस्तों शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज। निम्नलिखित में किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया? आर्य समाज। अच्छा, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद में। चलिए अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सबसे पहले राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का स्थापना करते हैं 1828 में। राजा राम मोहन राय का जो है वो 1828 में ब्रह्म समाज को स्थापना करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए 1897 में। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 में, बिल्कुल सही। लेकिन महादेव गोविंद रानाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बिल्कुल भी नहीं किया। ये किया सार्वजनिक क्या है, पूना सार्वजनिक सभा शायद लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यही गलत है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी दोस्तों, प्रथम संस्था हो जाएगा आत्मीय सभा, जो कि 1815 में स्थापित हुआ। ठीक है, आत्मीय सभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता? राजा राम मोहन राय को। इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। ये तो क्वेश्चन दोस्तों आसान है ये सब। देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया गांधी जी। लोक हितवादी गोपाल कृष्ण गोखले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। ठीक है, और रहनुमाई मदेशमन सभा डीएनएम ने किया था। इसको याद रखिएगा, फिर से देखिएगा इसको, तो इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया का गांधी जी। लोक हितवादी का गोपाल कृष्ण गोखले। सत्यशोधक समाज का ज्योतिबा फूले। और ये रहनुमाई मदेशन का हो जाएगा डीबीएन। ठीक है, और डीबीएन कौन है वो आप लोग जरा सा बताएंगे। ठीक है, ये आप लोग को बताना है कि इसमें से डीबीएन का क्या मतलब हुआ। आप लोग जाइए सर्च करके बताइए, हम भी भूल रहे हैं दोस्तों। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मरंग पांडुरंग। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला है कि निम्न वक्तव्य को विचार कीजिए। ठीक है, और कहता है कि विचार करना है, तो कहता है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल सही है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल्यों में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए अब 96 नंबर देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्यक्रम वर्ण परिचय के बारे में सही है? कहता है निम्न में कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्यपुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? दोस्तों, तो कहता है कि इसे राजा राम मोहन राय ने लिखा था। बिल्कुल नहीं, राजा राम मोहन राय ने नहीं। जो वर्ण परिचय है दोस्तों, इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा है। वर्ण परिचय को किसने लिखा है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
वर्ण परिचय को किसने लिखा है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अच्छा, यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवंशिका है। बिल्कुल सही। यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवंशिका है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला है, इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखा? तो स्वामी विवेकानंद ने। ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे कहता है 98 नंबर कि पश्चिमी भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में किस किस संदर्भ में आता है? पश्चिम भारत के डीके कार्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? दोस्तों, आता है अ, स्त्री के लिए और विधवा पुनर्विवाह के लिए। ये दो लोगों के लिए, स्त्री और विधवा पुनर्विवाह के स्त्री और विधवाओं के लिए इन्होंने बहुत अहम काम किया है। इसके लिए पश्चिमी भारत के डीके कर्वे का नाम जो है संदर्भित में आता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि राजा राम मोहन राय, और यहाँ यह कहा कि राजा, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, कहता है कि यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। हिंदू धर्म का दोस्तों, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में है। यह कौन कहा था? राजा राम मोहन राय ने कहा था। किसने कहा? हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है वो उपनिषद में है। यह कहा है राजा राम मोहन राय ने कहे हैं। चलिए, अब जो है दोस्तों, केशव चंद्र सेन के बारे में कहता है। तो यह कहा कि केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए। केशव चंद्र सेन ने क्या कहा? कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। ये बात कहे थे केशव चंद्र सेन ने कि ब्रह्मवाद को जो है दोस्तों विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने क्या किया? दयानंद सरस्वती ने कहा, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से है। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि इस पर जोर दिया कि रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ये सारी बातें आप लोग देखें। चलिए, अगला ई कितना नंबर था? ये दोस्तों आपको 99 नंबर क्वेश्चन था। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। अब एकमात्र क्वेश्चन लास्ट बच गया कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया? तो विवेकानंद के द्वारा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को काफ़ी एंजॉय किए होंगे और चीज़ें आपको याद हो गई होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर। ये 8वां चैप्टर था, 9वां चैप्टर करके पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को खलास कर देना है। तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।